नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रत्युष खरे आपके अपने डिबेट शो सबका हिसाब होगा लेकर। आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान जब जब शांति और जनमत की बात करता है तो अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवाता है। यूएन में फिर से राग कश्मीर वाली थिथरई पर पाकिस्तान को हिंदुस्तान की बेटी और यूएन में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने ना सिर्फ जमकर धोया बल्कि आतंकिस्तान को आदतन अपराधी बताते हुए साफ साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया कि इधर उधर की बात ना कर, पाकिस्तान फौरन उस हिस्से को खाली करे जो उसने अवैध तरीके से कब्जा रखी है। वैसे भी पीओके में आवाम पाकिस्तान से मुक्ति पाने और हिंदुस्तान में वापस आने के लिए गुहार लगा रही। तो क्या जल्द पीओके हमारा होने वाला है? आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। क्या है वो तीन बड़े सवाल, जल्दी से वो सवाल भी आपको दिखाते हैं। सवाल लाइए। सवाल नंबर 1, यूएन में भारत का ऐलान, पीओके वापस लेगा हिंदुस्तान। यानी यूनाइटेड नेशन में ऐलान हो गया है क्या? अखंड भारत का सपना जल्द साकार होने वाला है जो हर भारतीय का सपना है। तीसरा सवाल, पाकिस्तान को घुटनों पर लाने वाली है पीओके की आवाम, क्योंकि आपने देखा है कि वहां की आवाम यही कह रही है कि हमें अब पाकिस्तान से मुक्ति चाहिए, बॉर्डर खोलो, हम हिंदुस्तान जाना चाहते हैं। आज बड़ी बहस इसी पर होगी। पाकिस्तान से भी 3 खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आतंकवाद के आका पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा, जिस पर भारत ने करारा पलटवार किया। Pakistan has become a habitual offender when it comes to misusing this august forum to peddle baseless and malicious propaganda against India. Member states of the United Nations and other multilateral organizations are well aware that Pakistan does so to deflect the international community's attention away from its own abysmal record on human rights. पाकिस्तान इस मुद्दे को बार बार लेकर जाता है और जलील होकर वापस लौट आता है। दरअसल आतंकिस्तान का सच हर कोई जानता है, लेकिन जब भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा परोसने की कोशिश की तो भारत ने आदतन अपराधी का नकाब नोच लिया। We reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. Matters pertaining to the UTs of J&K and Ladakh are purely internal to India. Pakistan has no locus standi to comment on our domestic matters. आज भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदुस्तान के सामने कटोरा लेकर भीख मांगने वाला पाकिस्तान कश्मीर राग अलाप रहा है और शांति की वकालत कर रहा है। Pakistan has been the home and patron to the largest number of internationally proscribed terrorist entities and individuals in the world. In order for there to be peace in South Asia, the actions that Pakistan needs to take are threefold. First, stop cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism immediately. Second, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. And third, stop the grave and persistent human rights violations against the minorities in Pakistan. सोचिए, जो पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री चला रहा है वो जनमत संग्रह और शांति की बात कर रहा है, जबकि सच ये है कि पाकिस्तान जनमत संग्रह से 3 बार पीछे हट चुका है। ऐसे में सवाल है कि अखंड भारत का ऐलान, पीओके वापस लेगा हिंदुस्तान, या बस चंद दिन बाद पीओके पार, भारत जिंदाबाद? सबका हिसाब होगा में आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से करारा जवाब दिया, क्योंकि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाला पाकिस्तान जब जब आंतरिक मामलों में घिरता है तब तब वो कश्मीर के बहाने दुनिया को बरगलाने की कोशिश करता है। लेकिन यूएनजीए की दूसरी समिति के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने पाकिस्तान के कश्मीर राग पर करारा जवाब दिया। उन्होंने साफ किया कि पहले कश्मीर का वो इलाका खाली करो जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा रखा है, यानी कि पीओके, और फिर कोई और बात करो। 2 टूक शब्दों में पेटल गहलोत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि भारत के आंतरिक मामलों में दखल हमें मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 26/11 के आतंकियों पर पहले कार्रवाई करे और अवैध कब्जा वाला इलाका खाली करे, इसके बाद कुछ बोलने की हिम्मत करे।
दरअसल पाकिस्तान को सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति खराब है, जहां हिंदू, सिख, ईसाई सुरक्षित नहीं है। लेकिन वो बाज नहीं आ रहा और हर जगह भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है, जैसे उसकी आदत है। अब सवाल है कि पाकिस्तान चाहता क्या है? कश्मीर राग आखिर पाकिस्तान बार बार क्यों गाता है? दरअसल पाकिस्तान यह जानता है कि कश्मीर पर भारत का पलड़ा भारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीओके को पाकिस्तान ने आतंकियों की पनाहगार बना रखा है। पीओके की जनता बगावत कर रही है और ऐसे में भारत के खिलाफ झूठ फैलाने की कोशिश पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री ने की। उन्होंने यूएनजीए में फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया और कश्मीर पर जनमत संग्रह की बात कही। आतंकवाद का पनाहगार बने पाकिस्तान के पीएम आज पड़ोसी के साथ शांतिपूर्ण रिश्ता चाहते हैं, यह भी बयान दिया। लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान आतंकवाद परोसना बंद नहीं करना चाहता, भले ही वो हवाला दे रहा है कि कश्मीर भारत के साथ बेहतर रिश्तों की कुंजी। जिस जनमत संग्रह की चिंता आज पाकिस्तान को सता रही है, वही पाकिस्तान जनमत संग्रह से बार बार भागा है। भारत ने उसे कई दफा मौका दिया। पाकिस्तान को कब और कितना मौका दिया, यह आगे आपको बताएंगे, लेकिन अब आपको पाकिस्तान के नकारेपन की वजह क्या है वो समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल यूएन ने पाकिस्तान को आदेश दिया कश्मीर से युद्धबंदियों को वापस बुलाना होगा, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान को भविष्य में घुसपैठ को रोकना होगा, यह भी आदेश था, यह शर्त रखी गई थी, लेकिन इसका बार बार उल्लंघन हुआ। पाकिस्तान से कहा गया कि जनमत संग्रह के लिए स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन उसने ऐसा नहीं होने दिया। पाकिस्तान से शांति व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया, लेकिन पाकिस्तान लगातार आतंक परोसता रहा। पाकिस्तान जिस कश्मीर में जिस जनमत संग्रह की रट लगाता रहता है, उस जनमत संग्रह के लिए हिंदुस्तान ने सबसे पहले हरी झंडी दी थी। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ये चाहते थे कि कश्मीर की आवाम तय करे कि उसको हिंदुस्तान के साथ रहना है या फिर पाकिस्तान के साथ, लेकिन तब पाकिस्तान को यह मंजूर नहीं था। आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। कश्मीर में जनमत संग्रह पर पेच कहां पर फंसा? 1947 में कश्मीर के महाराजा ने भारत के साथ रहने का फैसला किया। 1947 में भारत का अभिन्न अंग कश्मीर हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान ने अपना दावा ठोक दिया कि कश्मीर तो हमारा है। 1947 में गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने जनमत संग्रह का सुझाव दिया था उस पर। 1948 में भारत ने कश्मीर का मुद्दा जनमत संग्रह से सुलझाने की बात करी। 48 में ही पाकिस्तान ने पीओके से सैनिक हटाने से इनकार कर दिया और दो हिस्सों में कश्मीर को बांट दिया। 1950 में भारत जनमत संग्रह के लिए तैयार था, पाकिस्तान ने मना कर दिया। 1953 में शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद जनमत संग्रह की बात उठी। पाक पीएम मोहम्मद अली बोगरा ने दिल्ली में नेहरू से जनमत संग्रह पर बात की, लेकिन पाकिस्तान लौटने के बाद उनके सुर बदल गए और साफ मना कर दिया। आज वही पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आतंक का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है, जहां आतंकियों की ट्रेनिंग होती है, कश्मीर में अशांति का प्लान तैयार होता है। उस आतंकी फैक्ट्री में पलने वाले आतंकियों को आपको दिखाते हैं, जिनको दुनिया ने ग्लोबल टेररिस्ट माना है, लेकिन ये सभी पाकिस्तान की आंखों के तारे बने हुए हैं। अब ये देखिए, पाकिस्तान की आंखों के तारे, ये पीस एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के हिसाब। 26/11 का गुनहगार हाफिज सईद, पुलवामा का गुनहगार मसूद अजहर, 1993 मुंबई बम धमाकों का गुनहगार 25 लाख का इनाम भी है दाऊद इब्राहिम, सैयद सलाउद्दीन कश्मीर में आतंकी घटनाओं में यह शामिल रहता है, भारत को तलाश है। सारे के सारे मोस्ट वांटेड आतंकी हैं और ये ग्लोबल टेररिस्ट की सूची में है। हाफिज सईद, 10 करोड़ का इनाम है इस पर। पाकिस्तान कहता है कि हमने तो इसको सजा दे दी है, लेकिन ये सब पाकिस्तान के पीस एम्बेसडर बने हुए हैं। तो चलिए आज इसी पर बड़ी बहस होगी। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद अहमद खान हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, पीएमएल-एन के नेता। ममता काले भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी। उजमा फारूकी पीएमएल की नेता हैं, पीएमएल-एफ की, और हुसैन थैबो भी आपको नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार। शुरुआत हुसैन थैबो आप ही से। यूएन में कितनी बार बेइज्जत होइएगा, वही पुराना राग कश्मीरी, वही पुराना राग कश्मीर।
कुछ अपने मुल्क की माली हालत की भी चिंता कर लीजिए। मुझे सबसे पहले शर्मिंदगी हो रही है कि मैं ऐसे एक मुल्क के टीवी चैनल से बात कर रहा हूं जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है, जिसके लिए मैं हमेशा बात करता रहता हूं कि हिंदुस्तान ना रीजन में, अब तो हिंदुस्तान ग्लोबली एक्सपोज हो गया। जो कैनेडियन इंसिडेंट हुआ उससे हमारे एशिया का सर शर्म से झुक जाना चाहिए कि इंडिया का सर्विंग ऑफिसर जो रा का एजेंट है वो एक इनोसेंट सिख के कत्ल में मुलविस है। इनोसेंट सिख? अच्छा ठीक है, खैर आपसे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। अच्छा आपसे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। जी बिल्कुल ठीक। मैं बस यही सुनना चाह रहा था कि वो आपने उसको क्रिमिनल डिक्लेयर करके कत्ल किया है। जैसे आपके हाफिज सईद है इनोसेंट पीस एम्बेसडर, सलाउद्दीन है इनोसेंट पीस एम्बेसडर, जैसे आपके लिए पीस एम्बेसडर थे, आपके लिए आपके लादेन साहब ऐसे ऐसे पीस एम्बेसडर। ये आप एडमिट कर रहे हैं, आपसे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं है। ऐसे ही भी आप एडमिट कर रहे हैं कि ये सिख भी ऐसे ही टेररिस्ट था और आपने इसको जानबूझ के कत्ल किया है। जो आतंकियों की लिस्ट में है, जो आतंकी है वो आप उसको कत्ल करेंगे? किसको कौन कत्ल करेगा? नहीं, आपने अभी कहा कि फलाना हाफिज, फलाना उसामा, ये सारे टेररिस्ट जिनको आप बड़े बड़े तमगे दे रहे हैं, हमारे लिए खालिस्तान के टेररिस्ट, उनकी औकात कुछ भी नहीं है और हिंदुस्तान में उनका कोई वजूद तक नहीं है। भले आप बाहर मिल करके प्रोपेगेंडा चला लीजिए, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो आपके लिए पीस एम्बेसडर हो सकते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं। हमारे लिए चूजे हैं, चूजे। एग्रीड। आप ये फरमा रहे हैं, ये आप एडमिट कर रहे हैं कि वो एक टेररिस्ट है, आपने इसलिए जाके उसको कनाडा में कत्ल किया। अच्छा, इसलिए हमने जाके कर दिया, जाके कर दिया जी। वाह साहब। नहीं, ये आप एडमिट कर रहे हैं नेशनल टीवी पे बैठ के कि ये सिख जो था ये एक टेररिस्ट था, लिहाजा आपने कनाडा में जाके इसको इसलिए कत्ल किया क्योंकि ये हाफिज सईद और फलाना हाफिज और उसामा, लिहाजा आप दुनिया में जाके इसी तरह टेररिज्म। अश्विनी श्रीवास्तव, मुझे पता है कि हमारे पाकिस्तान के इस दोस्त, इस भाई साहब की चिंता कहां से कहां शिफ्ट हो रही है। यूएन के अंदर जो इनको करारी मार पड़ी है, लगता है कि दिमाग हिल गया है इनका। श्रीवास्तव, देखो सच्चाई है, सवाल का जवाब तो आया नहीं, मेरे सवाल का जवाब तो आया नहीं। अभी आप थोड़ा सुन ले। जाके उस सिख को खुद एडमिट कर रहे हैं कि आपने कत्ल किया। अभी आप चुप रहे, मैं जवाब दूं इसका। किसने कत्ल किया? अभी जवाब सुन ले, जवाब सुन ले। अच्छा, आप जवाब सुन ले ना। दुनिया में जहां होगा आप जाके कत्ल करेंगे। अभी आप जवाब सुन ले। देखिए, हमने आपकी बात सुनी। हुसैन थैबो साहब, अमेरिका को जब जरूरत महसूस हुई तो अंदर जाकर ठोका ना, ठोका बढ़िया से ठोका ना अमेरिका ने। तो अगर हमें आप ज्यादा परेशान करेंगे, उकसाएंगे, तो आपने जिनको पीस एम्बेसडर बना रखा है ना, अपने गोद में खिलाते हैं, तो ये अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। देखें मेरी बात सुनिए, अश्विनी श्रीवास्तव तो क्लियर हो गई। देखो प्रतीश, मैं ये बताऊंगा, आप थोड़ा चुप रहिए। एक सेकंड हुसैन थैबो साहब, एक सेकंड हुसैन थैबो साहब, हाँ मेरी बात सुने। अच्छा, ये आप ये देखो सच्चाई ये है कि जो अभी कनाडा के अंदर है, ये इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है। ये एक प्रकार गैंग वार है और ये सच्चाई है। अभी जो जिस प्रकार से निजर है, इसको मारा गया है, ये आपस का गैंग वार। और ये अब जो प्रधानमंत्री हैं वहां के जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने जो बात की क्रेडिबल एलिगेशन है, ये मन घड़त है। क्योंकि सच्चाई ये है कि आज जो जस्टिन ट्रूडो है उनकी गवर्नमेंट माइनॉरिटी है और वो एक प्रकार से जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके साथ मदद दी हुई है। और उसके कारण जो जगमीत सिंह है उसके बारे में वो वैसा ही बोलते हैं क्योंकि वो एक प्रकार से आतंकवादी के सपोर्टर हैं। जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से ये जो लिबरल पार्टी की गवर्नमेंट चल रही है, इसलिए जस्टिन ट्रूडो
जो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए ये जो कार्रवाई कर रहे हैं, आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, खालिस्तानियों का साथ दे रहे हैं। ये अभी जिस प्रकार से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है, ये इसका जो बोल रहे हैं वो क्रेडिबल एलिगेशन है। अभी तक उनके पास कोई प्रूफ नहीं है और ये सच्चाई है। चाहे 5 आई कंट्रीज हो या G7 हो या नेटो कंट्रीज हैं, सभी ने ये बोला अगर आपके पास एविडेंस है तो आप प्रस्तुत करें, आप लाएं कि भाई इसके अंदर ऐसा हुआ। मगर क्योंकि कनाडा के पास कोई एविडेंस है नहीं तो वो प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। अब सुने मेरी बात। तो अभी ये सच्चाई है कि इसको ये समझना पड़ेगा कि वहां पर गैंग वार है। अभी सखदूर सिंह को मारा गया, उसको किसने मारा? जो बिश्नोई लॉरेंस ने मारा, वो खुद एडमिट कर रहा है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से निज्जर को मारा गया है, ये कहीं ना कहीं इनके आपस की जो लड़ाइयां हैं, गैंग वार है, हो सकता है इसके अंदर ISI भी इन्वॉल्व है और ये हो रहा है। कर्नल टीपी त्यागी निज्जर के साथ जो हुआ गैंगवार की वजह से वो मारा गया और ना जाने कितने खालिस्तान के आतंकी आपस ही गैंगवार में निपट रहे हैं। एक सेकेंड थैबो साहब, आप कश्मीर और POK के मसले से ध्यान हटाने की कोशिश ना करें, चूंकि ये राग आप ही ने फिर से UNGA में अलापा है और आपको इस बार कस के लगी है क्योंकि आपको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि तुरंत POK खाली करो। टीपी त्यागी सर, ये POK के मसले से भागना चाह रहे हैं। जी सर, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, आफ्टर ऑल हमारे पड़ोसी हैं। लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ, हरदीप सिंह निज्जर के बेटे ने ये आरोप लगाया है या कहा है या खुलासा किया है कि मेरे बाप के ताल्लुकात कनाडा की खुफिया एजेंसी से थे। अब इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि कनाडा की सरकार उन खालिस्तानियों को मदद कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि वहां पे उसको मेजोरिटी 170 वोट चाहिए, उसके पास 158 है। 25 वोट जिस NDP पार्टी के पास है वो खालिस्तानी समर्थक है, अगर वो हटा लेता है तो ट्रूडो की सरकार आज गिर जाएगी। लिहाजा वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर मैं एक कदम आगे चलता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर हरदीप सिंह निज्जर ऐसे आतंकी को के मारने में इंडियन एजेंट्स का हाथ नहीं है, जो उन्होंने कहा है कि साहब उनका हाथ है, लेकिन अगर हाथ हुआ भी होता तो क्या गलत था? अपराध आतंकी जहां भी दुनिया में मिले, क्या उसका खात्मा नहीं किया जाना चाहिए? सर मेरी बात बताइए, सर मेरी बात बताइए कि क्या ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने दूसरे देश में आके नहीं मारा? क्या उस समय हमने ये कहा था कि हमको जांच रिपोर्ट दिखाइए? बताइए हमने कहा था क्या? या जब जहाजी को मारा गया अफगानिस्तान में तो क्या हमने कहा था कि हमें जांच रिपोर्ट दिखाइए? अब आप लगातार बोलते रहेंगे तो बोलते रहिए, आपके बोलने का कोई असर होने वाला नहीं है। आप झूठ को 10 दफा रिपीट कीजिए। आप यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में आज से नई जमाना बीत गया, आप इस सवाल को उठा रहे हैं। आज तो हमने आपसे ये कह दिया। इरशाद अहमद खान भी हमारे साथ हैं। इरशाद अहमद खान, क्या POK शांतिपूर्ण तरीके से खाली हो जाएगा? क्योंकि वहां की आवाम आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, गुजारिश कर रही है कि बॉर्डर खोल दो, हमें हिंदुस्तान में जाने दो। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये चाहूंगा जितना आप शोर और वावेला डाल रहे थे, अगर मुझे सुनेंगे तो बोलने का मजा आएगा, अदरवाइज नहीं। जैसे अभी आपके चैनल पे इतना शोर हो रहा था, मैं देख रहा था कि पता नहीं मछली बाजार में हम लोग बैठे हैं, ये प्रोग्राम में आपके बैठे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। सुलन हमें बात करनी चाहिए, टॉपिक जो है उस पर बात करनी चाहिए। दूसरी बात ये जी, अंधे का ख्वाब है, अंधा ख्वाब देख सकता है लेकिन देख नहीं सकता कुछ भी, जैसे आप देखते हैं। लेकिन एक ख्वाब जो कश्मीरी देखते हैं वो पूरा होगा कि कश्मीर आजाद हो जाएगा आप लोगों के जंगल से। जितना जुल्म, जितनी बर्बरियत आप फैला रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, उसमें वाकई वो आजाद होने वाले हैं कश्मीरी जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं, और दूसरे आजाद होने वाले हैं सिख आपके जंगल से, कि वो खालिस्तान बनाने जा रहे हैं और खालिस्तान बन जाएगा इंशाल्लाह। देखते जाइए, क्योंकि आप अपने खोदे हुए कुएं में गिरने वाले हैं मोदी सरकार। मैं तो बार बार आपके चैनल पे ये कह रहा हूं कि बनने वाली है सरकार अभी राहुल गांधी की, तो आप वावेला के जब आदमी इंसान मर रहा होता है तो उसको पैर फड़फड़ा रहा होता है, उसका जिस्म हिल रहा होता है। वही हालात इस वक्त आपकी गवर्नमेंट की, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के हैं।
और वाकई ऐसा कुछ होगा। अच्छा। देखते जाइए कि मैंने जब आप G20 कर रहे थे तो मैंने उस वक्त जी यही अर्ज की थी कि देखिए G20 कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइन बात है, बड़े लोगों को आपने इकट्ठा किया, खित्ते में अमन के लिए होगा, सब कुछ तरक्की होगी। लेकिन मैंने साथ में ये कहा था कि काश मोदी जी की नीयत ठीक हो, क्योंकि मुंह में राम राम बगल में छुरी मुंह में राम राम वाले इंसान है मोदी जी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे ही G20 खत्म हुई उन्होंने सिखों को मारना शुरू कर दिया। आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, सिख कहीं भी अमन से नहीं है। मैंने सवाल पीओके पर पूछा, मैंने सवाल पीओके पर पूछा क्योंकि यूएन में आपने फिर से पीओके, एक सेकंड सर, पीओके में आपने कश्मीर का राग रखा, आप G20 में पहुंच गए, अभी आपको चंद्रयान 3 भी याद आ जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा। दरअसल आपकी दुखती रग है, आपकी तकलीफ है, आपकी तकलीफ है कि आप अपने पड़ोसी को खुशहाल तरक्की करता हुआ देखना नहीं चाहते। इरशाद अहमद जी, ममता काले, नहीं सर, मैंने बोलने दिया, बाकी मेहमान भी हमारे साथ है, एक एक करके हर कोई अपनी बात रखेंगे। ममता काले जी, धन्यवाद प्रत्युष जी। पहले 2 लाइंस बोलना चाहती हूं कि पाकिस्तान में बड़बोलों की कमी नहीं है, पाकिस्तान में बड़बोलों की कमी नहीं है। एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं और नगद ढूंढो तो ये इरशाद जैसे उधार मिलते हैं। ये हालत तो पाकिस्तान की है। और मिस्टर इरशाद, आप तो पहले जनरल बाजवा की बात करो। जनरल बाजवा क्या रो रहे थे अभी कुछ दिन पहले, रो रहे थे ना कि हाय हाय हम क्या करेंगे, हमारे पास तो टैंक तोपों में भरने के लिए तेल नहीं है, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो कबाड़ी हो गया, लड़ाई कैसे लड़ूंगा। अरे आप लोगों के पास अपने टैंक तोपे गाड़ियां चलाने के लिए फौज की तेल नहीं है और आप यहाँ आकर के अपने शरीर का तेल क्यों जला रहे हो, मुझे समझ में नहीं आती। और सुनिए इरशाद जी, सुनिए, आप तो वो हैं जो हमारे चंद्रयान से जलेंगे, क्योंकि जब आपके यहाँ बारिश होती है आप अपने घर के बाहर, मुझे बताइए आपके पड़ोसियों ने कि आप तो अपने घर के बाहर कागज का जहाज चला लेके उसी से खुश हो जाते हैं। और दूसरी जरूरी बात प्रत्युष जी, यूएनजीए में जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल इस पाकिस्तान के द्वारा किया गया, ये एकदम सीरियल ऑफेंडर हैं। इनकी आदत है, इनको तकलीफ हो जाती है जब भारत के अंदर मेजॉरिटी माइनॉरिटी सुरक्षित रहती है और भारत जब धारा 370 और 35A को हटा करके सही मायनों में अखंड भारत बना तो इनके पेट में दर्द हो गया। और आप याद रखिएगा, ये जो पीओके है ना, ये भारत का हिस्सा स्वयं और स्वतः बन जाएगा। उस दिन भी याद दिलाया था, भूल गए शायद आप, आज याद दिला दूं, मैं घर से कर रही थी। अरे सुनिए इरशाद बाबू, अरे सुनिए बाबू, कानों में तेल डाल के सुनिए, ये नया भारत है, ये नया भारत है और इसने घर में घुस के मारा है आतंकियों को, घर में घुस के मारा है आतंकियों को। आतंकवाद की खेती करने वालों, हमारी डिप्लोमेट ने बिल्कुल सही बोला है कि पीओके को जल्दी ऐसे खाली करो और आतंकवाद करना बंद करो। इरशाद जी बिल्कुल आपको पूरा बोलने का मौका सर मैं दे रहा हूं, पूरा बोलने का मौका दे रहा हूं। बस इतना कि बिना किसी जंग के, बिना किसी हथियार के, शांति से, अमन से जो अवैध कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा है उस हिस्से को छोड़ दीजिए, यही तो बात है। अच्छा मैं बताऊं, जो आजाद कश्मीर है वो कश्मीरियों का, जो मकबूजा कश्मीर है वो कश्मीरियों का, वो आपसे आजाद कराएंगे। जो आजाद कश्मीर है वो तो आजाद है, उस पर कब्जा किसी ने नहीं किया हुआ। और कश्मीर आपके चचा जान का है क्या? कश्मीर आपके चचा जान का है? जम्मू कश्मीर लद्दाख आपके चचा का है क्या? माफ करिए, आपको देखते ही ना मुझे ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करने का मन करता है, क्योंकि आप जैसे बड़बोले लोगों ने बेड़ा गर्क और बंटा धार करके रखा हुआ है पाकिस्तान का। और दूसरी बात, पाकिस्तानियों से यही उम्मीद की जा सकती है कि जब मैं बोल रही थी तो उछल उछल के बोल रहे थे। आपको क्या लगता है आपके मुंह में इतनी लंबी जुबान है? हंसो, आप लोगों के पास तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत है। जब सही बात की जाएगी तो आप हंसोगे। प्रत्युष एक डेटा देती हूँ जल्दी से, इनको एक डेटा देना चाहती हूँ। आज आप बड़ा ज्ञान दे रहे हो यहाँ पर बैठ करके, यहाँ का वहां का, न जाने कहां का। इन्हीं का, पाकिस्तान का जो मानव अधिकार है ना, उसी ने अभी कुछ समय पहले एक डेटा, एक रिपोर्ट जारी करी जिसमें लिखा कि पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज की महिलाएं हैं, हिंदू, सिख और ईसाई, उनकी
जबरन पिटाई होती है, उनका अपहरण होता है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ये है आपका पाकिस्तान, ये सच्चाई है आपकी मिस्टर इरशाद। उस पर बात कीजिए, हिम्मत है तो उस पर बात कीजिए। आप कैसे करेंगे? आपने सच बोल दिया तो आपके जनरल साहब उठा के आपको सोटे मार के अंदर बंद कर देंगे, समझ गए? तो ये मुंह और मसूर की दाल वहां पे करना मेरे सामने मत करिए। अश्विनी श्रीवास्तव सर, जिस जनमत संग्रह की बात बार बार पाकिस्तान यूएन में उठाता है, उसको ठुकराया भी खुद पाकिस्तान ने था। और यूएन चार्टर की सबसे बड़ी शर्त कि आपने जिन इलाकों में, जिन हिस्सों में अवैध कब्जा कर रखा है, पहले उसे खाली करो, उसके बाद जनमत संग्रह हो। क्या पाकिस्तान ने इसे माना? नहीं माना। तो किस आधार पर वो बार बार कहता है कि जनमत संग्रह हो? बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि 22 अक्टूबर 1947 को कबीले जो थे वो जम्मू और कश्मीर के अंदर आए। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन भारत के साथ कर दिया। इसका मतलब 26 अक्टूबर के बाद पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया। 27 अक्टूबर को ये होगा। और उसके बाद हुआ क्या, जब ये लड़ाई चलती रही और लड़ाई के अंदर 1948 के अंदर एक यूनाइटेड नेशन में गया, उसके बाद सीज फायर हुआ और ये हुआ कि अब इस पे रेफरेंडम होगा। और रेफरेंडम की कुछ एक शर्तें थी। शर्त नंबर पहली कि जिस इलाके में पाकिस्तान आया है उसको वकेट करेगा। शर्त नंबर कि भारत भी उतनी ही फौज रखेगा जितनी रेफरेंडम के लिए चाहिए। शर्त नंबर 3, और ये जल्दी से जल्दी होगा 2 महीने के अंदर। मगर जब पाकिस्तान की बारी आई कि उन्होंने शर्त नंबर 1 अपना पूरा इलाका छोड़ना था, तो पाकिस्तान ने कभी नहीं छोड़ा। अब आप कहेंगे पाकिस्तान ने क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि पाकिस्तान को डर था जिस दिन वो छोड़ देंगे वो इलाका भी चला जाएगा। उनको यह भी मालूम था अगर वो रेफरेंडम करेंगे तो कोई भी लोग इनको वोट नहीं करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने बलात्कार किया, लूटा, क्रिश्चियन की जो मिशनरी थी बारामुल्ला में उनको भी नहीं छोड़ा। तो इनको मालूम था कि सच्चाई यह है कि अब रेफरेंडम हो गया तो इनको 5% भी लोग वोट नहीं करेंगे। तो इसलिए इन्होंने कभी किया नहीं। अब ये रट लगाते रहे। अब देखे प्रस्तुत सिचुएशन आज की तारीख में क्या हो रहा है कि आपके पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में लोग विद्रोह कर रहे हैं, सड़कों पे आ गए। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली और आपके झांगर में वो कहते हैं हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। और वो कह रहे हैं कि जो बिजली मंगला डैम में 2.4 रुपीज की बढ़ती है वही पंजाब में जाके वापस जो कि आप पीओजेके में 54 रुपए पर यूनिट है। बिजली आपके लिए 2 घंटे आती है। तो नीलम नदी है उसका मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया। इसी प्रकार गिलगित बाल्टिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया, उसको भी एक्सप्लॉइट कर रहा है। पहले पाकिस्तानी करे चीनी, अब वो कहते हैं हम शिया पॉपुलेशन है, हमें सेकंड क्लास सिटीजन माना गया, डेमोग्राफी चेंज कर गई, सुन्नी जो एक्स सर्विसमैन को वहां बसागा। वो कहते हैं स्कार्दू से लेके कारगिल की सड़क खोलो। हुसैन थैबो हम क्यों कह रहे हैं सर? हुसैन थैबो हम क्यों कह रहे हैं कि बिना हथियार, बिना लड़ाई, बिना जंग के पीओके अब हमारा होगा? क्योंकि ये खुद आपकी वहां की आवाम कह रही है, वो आपसे तंग आ चुकी है। देखें, अब आपने अनइंटरप्टेड टाइम अपने पैनलिस्ट को दिया, उन्होंने अपने भाषण झाड़े जो जो उनकी मर्जी आए। आप अगर दोनों तरफ के मेहमान बुलाते हैं तो दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू सुने, उसके बाद जो नेता है, अवाम है, वो खुद इसको फैसला करेंगे कि कौन सच्चा है और किसके मुंह में खाक है। नंबर वन अगर आपको कश्मीर में जो सबसे पहली बात है वो प्लेबसाइट की बात हुई जिससे हिंदुस्तान आज भी नहीं मानता। आप हिंदुस्तान में प्लेबसाइट कराएं ना। नंबर 2, अगर आप ये समझते हैं पाकिस्तान की टोटल आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो 7 लाख है, आपने सिर्फ कश्मीर में जहां पे आपने कब्जा किया हुआ है उधर 9 लाख, उधर आपकी नहीं जनरल की गाड़ी में तेल है। आप बात करने दे पहले। बोलिए। हाँ, 3-4 पॉइंट्स और बता दीजिए हुसैन थैबो, जो आपने नोट किया प्लीज बताएं। जी मेरी अर्ज सुने। दूसरी बात यह है, आपने सिर्फ जो मकबूजा कश्मीर है उसमें 9 लाख फौज रखी हुई है। क्यों रखी हुई है? नंबर 3 मैं हमेशा ये बात कहता था कि हिंदुस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है। आपके अफगानिस्तान में टोटल 1500 आदमी रहते हैं, आपने उनके लिए 5 मिशन बनाए हुए हैं।
यूएस में आपके 4.5 बिलियन लोग रहते हैं, आपने 6 मिशन बनाए हुए हैं। तो ये जो आपने 5 मिशन बनाए हुए थे, ये सिर्फ और सिर्फ आपने रीजन में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के लिए बनाए थे। ठीक है, जो आज ओके, ठीक है। मैं दुनिया के अंदर मैं ममता काले और मैं टीपी त्यागी सर आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी मैं हुसैन थैबो साहब आपने सवाल कर दिया, कुछ पॉइंट्स बता दिए। अभी आपने कहा ना कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, आपने कहा हिंदुस्तान कहां कैसे कैसे फैला रहा है। इसी साल के जनवरी में यूएन की तरफ से 150 आतंकियों और संगठनों की सूची जारी होती है, जिसमें सारे के सारे पाकिस्तान के होते हैं, और उसमें आपके हाफिज चचा होते हैं, आपके मसूद अजहर चचा होते हैं, आपके सैयद सलाउद्दीन चचा होते हैं, आपके लखवी चचा होते हैं, आपके अब्दुल रहमान मक्की होते हैं। ये सब आपके पीस एम्बेसडर होते हैं, ये सब आपके चचा होते हैं। इसलिए आपके मुंह से टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, हिंदुस्तान का हाथ। अरे आपको हिंदुस्तान नहीं, आपको यूएन आईना दिखाता है, आपको यूएन आईना दिखाता है, यूएन आपको आईना दिखाता है। लेकिन अब क्या करें, इसको कहते हैं हमारे यहाँ, पता नहीं आपके यहाँ क्या वो शब्द चलता है नहीं चलता, थेथरई, इसे कहते हैं थेथरई। आप कितना भी कर लीजिए, वो सुधरने वाली हालत में नहीं होते। टीपी त्यागी सर, मैं आ रहा हूं ममता काले आपके पास भी। टीपी त्यागी सर, ये हमें ज्ञान दे रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का। देखिए, इन्होंने आते ही पहला सेंटेंस ये कहा था कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है इस चैनल पे आकर। अगर शर्मिंदगी हो रही है तो भाई साहब होनी चाहिए और आपको छोड़ के चले जाना चाहिए। नंबर 1 बात। अभी सुनिए ना सर, अभी देखिए, आप अगर बीच में ऐसे बोलेंगे तो मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो मैं आपकी बात एक नहीं सुनूंगा। आपने आपकी बात सुनी, लिहाजा सुनिए। आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में कितने ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किए गए हैं। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस कह रहा है, यूनाइटेड नेशंस कह रहे हैं कि 150 आतंकी। अच्छा छोड़िए, आपने खुद इमरान खान ने यह बात मानी कि हमारे यहाँ, उसने संख्या बताई थी कि इतने टेररिस्ट आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनके नाम इन्होंने लिए। सुनिए, अब मेरी आप बात सुनिए। देखिए, टेरर के बारे में बात करना बेकार है। आप ये बात आपके लिए प्रूफ हो गई, आधार ही नहीं है। अच्छा, आप बोलते रहिए बीच में, आप बीच में बोलते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो आप सुनने की थोड़ी बहुत तो क्षमता रखिए। देखिए भाई साहब, ये तो एक कर्म समझिए जी हिंदुस्तान का कि उन्होंने आप जैसे व्यक्ति को इस चैनल पे बुला लिया, वरना आज पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ बैठ के बात करने के भी काबिल नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान की आवाम कह रही है। ये तो हमारा, ये तो जर्नलिज्म है, ये तो जर्नलिज्म है, जिसकी वजह से हम आ जाते हैं कि हम आपको एक्सपोज करें, हम आपको आईना दिखाएं, वरना हमें कोई शौक नहीं है कि हम किसी दहशतगर्द देखिए फलसफा है सबके साथ बैठ के उसको हम। हुसैन थैबो साहब, आप कहते हैं कि हम इसलिए आते हैं ताकि आपको एक्सपोज कर सके। मतलब कितनी बार एक्सपोज होइएगा आप। देखिए, अभी हमारे साथ पाकिस्तान से ही उज़्मा फारूकी भी जुड़ चुकी हैं। उज़्मा फारूकी, यूएनजीए में भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया। स्टैंड क्लियर ही नहीं किया, बल्कि यह साफ साफ कहा कि अब आप पीओके खाली करो। हेलो जी उज़्मा जी, आवाज जा रही है? जी, मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी सही तरह। अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी। सीधा सा सवाल है, पीओके पाकिस्तान कब खाली करने वाला है? यूएनजीए में भारत ने कह दिया है कि फौरन खाली करो जो आपने उस पर अवैध कब्जा कर रखा है। शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं हम, कोई जंग नहीं, कोई हथियार नहीं, और आपकी आवाम भी मुक्ति चाहती है। देखिए, हमारी आवाम तो मुक्ति जो है वो कब्जे से चाहती है, जो आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है। ये क्या आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं? अच्छा, कि जनाब कश्मीर खाली करो, हमने कब्जा किया हुआ, ये तो आपने सवाल ही मुझसे उल्टा पूछा है ना। देखिए, दुनिया के नक्शे में जो है ना, पाकिस्तान में कश्मीर आता है,
इंडिया के अंदर कश्मीर नहीं आता, तो ये सवाल तो आप ना ही करें तो बेहतर है। ये सवाल ही आपने मुझसे अजीब किया, मैं सोच रही हूँ ये सवाल किया क्यों है आपने? अच्छा उस्मान जी नहीं, अच्छा इनसे इनको आजादी है चीखने से गलत या सही स्टेटमेंट। अरे उस्मान जी वैसे नक्शे लड़ने बैठे आपके पाकिस्तान के नक्शे में अमेरिका भी आपका हिस्सा होगा, आपके पाकिस्तान के नक्शे में अमेरिका भी आपका हिस्सा होगा, यूरोपियन कंट्रीज भी आपकी ही होंगी, क्योंकि भाई आतंक की फैक्ट्री वाले को तो सिवाय आतंक और दहशत के कुछ नजर नहीं आता, उसके लिए तो पूरा नक्शा अपना ही होगा। और हर जगह आपके हाफिज चचा होंगे, हर जगह आपके हाफिज चचा होंगे, सलाउद्दीन चचा होंगे, आपके मसूद अजहर चचा होंगे, जो पीस एम्बेसडर बन के शांति का कबूतर उड़ा रहे होंगे। गले पाकिस्तान में मुसलमानों के वहाँ कश्मीर अच्छा, कश्मीरों के गले मैं डिबेट में आगे बढ़ूं तो मैं जरा गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके की आवाम की आवाज सुनाना चाहता हूं, और खास तौर पर हमारे 3 पाकिस्तान के मेहमान ये सुन ले, प्लीज प्ले कीजिए। वो भारत का झंडा नहीं लगा, वन साइडेड सुनाए, कोई इशू नहीं है, वन साइडेड चीजें सुनाए। किसी से डरेंगे आप लोग, ना किसी से झुकेंगे। अगर तुम रास्ते में डाउट पैदा करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे तुम्हें, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकेंगे। जाओगे नहीं जाओगे करगिल, जाओगे नहीं जाओगे करगिल, ना हम रहेंगे ना फिर तुम रहोगे। हमारे खून में सहूलतकारी है, ना सहूलतकारी करेंगे, फिर करगिल का रास्ता दरवाजा तोड़ के करगिल जाएंगे। जाओगे नहीं। पाकिस्तान में जाना चाहे, इंडिया के साथ जाना चाहे, आजाद रहना चाहे, ये बाहर के आदमी फैसला नहीं करेगा, ये आवाम फैसला करेगी। गिलगित बल्तिस्तान नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का आईनी हिस्सा नहीं। अब देखिए, गिलगित बाल्टिस्तान पीओके के लोग खुद इतने तंग है वहां पर कि खुद को कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि खोल दो दरवाजे, हम आना चाहते हैं। अभी कुछ एक आध और बयान है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी से वो गुहार लगा रहे हैं, प्लीज मोदी जी हमें आने दीजिए, इस हिस्से को वापस ले लीजिए। ये प्लांटेड अच्छा, प्लांटेड है, ओके, पाकिस्तान में प्लांटेड है। हाँ, प्लांटेड है, पूरा प्लान बना के और इस तरह से वीडियो शेयर करवा देना। इसका मतलब ये नहीं होता। अभी कुछ अर्से पहले जो आपने इतना लंबा कर्फ्यू लगाया, अच्छा। बच्चों की दूध की फीडरें तक जो है ना, मासूमों को पानी तक नसीब नहीं था, दूध तो बहुत दूर की बात है। जब कहाँ थे आप लोग, जब आपको आवाम न याद नहीं आई? चलो आप कहते हो आपकी आवाम, कश्मीर की आवाम, आपकी आवाम, तो अपने लोगों पे आप इतना जुल्म करते हैं, हैरानगी की बात है भाई। हम तो अपने लोगों को आपके जुल्म से बचाते हैं उस्मा जी, हम तो अपने लोगों को आपके जुल्म से बचाते हैं। जिनको आप हाथ में पत्थर थमाते थे, जिनके हाथ में आप हथियार थमाते थे, उनको आपके जुल्म से बचाते हैं। ममता काले, तो सबसे ज्यादा काम हमारा पाकिस्तान का कश्मीर ज्ञान चालू है। मोहतरमा रुक जाएं, खत्म हो गई आपकी बारी, खत्म हो गई। आपको इतना ही टाइम दिया था हम लोग, हमारे यहाँ के चैनल ने। सुनिए मैडम, सुनिए, आपको ये पता नहीं होगा शायद, मैं आपका जीके बढ़ा देती हूँ कि पाकिस्तान पूरे विश्व के अंदर मानव अधिकार हनन करने वाला नंबर 1 राष्ट्र है। और पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में जो ये लोग रो रहे हैं ना, इनको आप लोगों ने बुरी हालत करके छोड़ दिया है। पाप लगेगा आप लोगों को, याद रख लेना आप लोग, इनकी बुरी हालत करके रखी हुई है। वो रो रहे हैं, वो गुहार लगा रहे हैं हाथ जोड़ के कि सीमा के दरवाजे खोलो और हमको भारत में ले लो। पीओके खुद भारत में आएगा। और सुनिए दोनों कान खोल करके, जो आप लोगों ने भारत के हिस्से पर अवैध कब्जा करके रखा हुआ है ना, मोहतरमा, बोलिए अपनी सरकार को, निकलिए, अपना बोरिया बिस्तरा उठा के भागिए और छोड़िए हमारे भारत को। और दूसरी जरूरी बात, ये जो अवैध धंधा चला के रखा है ना आतंकियों के नाम पर, और बॉर्डर पर आतंकी भेज देते हो, उन आतंकियों को घर बुलवाओ। अपने जितने चचा जान बिठा रखे हैं ना, जितने चचा जान बिठा रखे हैं, उनको घर बुलवाओ और उनको दूध पिलवाओ। जो दूध और दूध की बोतलों की तुम यहाँ पर बैठ करके बात कर रही हो। और तीसरी जरूरी बात, जितने भी अल्पसंख्यक, जितने भी माइनॉरिटीज की महिलाएं हैं, उन पर अत्याचार करना बंद करो। महिला हो ना, महिलाओं, हिम्मत है,
उजमा हिम्मत है पाकिस्तान में खड़े होकर के ये बोलने की कि हिंदू महिलाएं, सिख महिलाएं, क्रिश्चियन महिलाओं को अगवा मत करो, उनको मारो पीटो मत, उनका धर्म परिवर्तन मत करो। दम है बोलने का। अरे यहाँ पर आकर के क्या लग रहा है आपको? आपके ये बाजवा और आपके ये बाकी लोग सुन के आपको वहां का प्रधानमंत्री बना देंगे। ये मत, इस गलतफहमी में मत रह जाना, ये गलतफहमी में मत रह जाना, और ये भी गलतफहमी में मत रह जाना कि जो मर्जी आएगी आप भारत के लिए बोलोगे। समझ गए? ये भारत है, नया भारत है। और दूसरी जरूरी बात, ये जो पाल के रखी हुई है ना इतने आतंकियों की फौज, उसके बुरे दिन ऑलरेडी चल रहे हैं। मैं इरशाद खान मैं आपके पास आ रहा हूं। इरशाद खान, हमने हमेशा आपसे बेहतर रिश्ते चाहे, हमने बहुत कोशिश की। आप पड़ोसी हैं, हमारे भाई की तरह हैं, लेकिन आपने हर बार हमारे पीठ में छुरा घोंपा। हम आप पर कैसे यकीन करें? हम आपसे शांति की बात करते हैं, आप वहां से आतंकियों को भेजते हैं। आपको न जाने क्या खुशी मिलती है, न जाने क्या खुशी मिलती है आपको ऐसा करके। और आप सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में बदनाम है। अब मुझे सुनेंगे, इन मैडम का म्यूट करेंगे क्योंकि ये बहुत शोर। नहीं, अभी आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, ऐसे कर रहे हैं नहीं बोलिए और ये पर्सनल इसलिए कि इतना शोर कर रही हैं आप, शो खराब कर रही हैं आप, शो खराब कर रही हैं आप। इन्हें म्यूट करें क्योंकि आपने इतना शोर डाला हुआ, आप इनका शो खराब कर रही हैं। मैं हैसियत है मुझे म्यूट करने की। अरे अपनी हैसियत देखो पहले मियां, फिर मेरे को म्यूट करने की बात करना। मैं नहीं समझता कि ऐसे जवाब दे रहे हैं। पर्सनल कमेंट मत करो, इनको म्यूट करें या हमसे सवाल करें। हाँ बोलिए। मैं ये कहूंगा, देखें हम तो कभी भी आपसे ना दुश्मनी करते हैं ना हम बदतमीजी करते हैं जिस तरह ये खातून कर रही हैं। हम हमेशा इज्जत के साथ बात करते हैं और मान के साथ बात करते हैं। और मैं हमेशा आपको ये रिक्वेस्ट भेजता हूं कि मैं फूल और खुशबुएं आपको भेजता हूं, लेकिन दहशतगर्द आप लोग हैं। अभी देखिए आपने पाकिस्तान पे जोर नहीं चला। जरा बोलने दीजिए, तो जब ये बोलते हैं तो खुद एक्सपोज होते हैं, इनको प्लीज बोलने दीजिए। हमारी ताकतवर एजेंसियों ने आपको हमारी सरहदों की तरफ मुंह नहीं करने दिया, तो आप कनाडा की तरफ रुख किया और सिखों को मारना, बेचारों को, मजलूमों को मारना शुरू किया आपने। मैंने आपको शुरू में ये कहा कि जो कुआं आपने खोदा हुआ है उसमें खुद गिरेंगे आप लोग। देखें ये एजेंसियां और ये जो ताकतवर ममालिक हैं जिनसे आपने ये काम शुरू किया, पाकिस्तान तो अपना अच्छा पड़ोसी होने का सबूत देता रहा कि अभिनंदन तक को वापस किया हमने आपके। वो दहशतगर्दी फैलाना आया था, फूल फेंकने नहीं आया था पाकिस्तानियों पर। तो हमने उस दहशतगर्द को अगर वापस कर सकते हैं तो हम दहशतगर्द हम नहीं है, दहशतगर्द आप लोग हैं जो आप दहशत फैलाते हैं। अगर अपनी दहशत की तरफ देखें, आप कश्मीर देखें, आपने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट अरबों डॉलर किस लिए किया था कि पाकिस्तान की सरहदों के लिए आप दहशतगर्द तैयार करें और पाकिस्तान में एंट्री दें। जैसे ही मेरे अफगानिस्तान के लोगों ने अपना मुल्क वापस हासिल किया, दहशतगर्दी खित्ते से खत्म हो गई। लेकिन आप अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। तो मैं तो यही कहता हूं कि आओ अमन और खित्ते में अमन लाएं और अमन का पैगाम भेजें। आप बात कर रहे थे चंद्रयान 3 की। आप मुझे बताइए, चंद्रयान 3 आप कामयाब हो गए पहुंचने में, बड़ी अच्छी खुशी की बात है, लेकिन उससे आपके अवाम को क्या फायदा हुआ? जो आपके लोग जमीनों पे और नालों में सोते हैं, कागज की कश्ती चलाओ। चंद्रयान 3 की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती, कागज की कश्ती चलाओ, अपनी कागज की कश्ती चलाओ। और सुनिए आप विंग कमांडर अभिनंदन को आप लोगों को कांप के हाथ जोड़ के वापस भेजना पड़ा था, हमने वापस लिया था अपने वीर जवान को। इरशाद अहमद खान को सुना, ये हमें कह रहे हैं कि दहशतगर्दी हम फैलाते हैं। हमने कभी पाकिस्तान से अमन चाहा ही नहीं, हमने कभी बेहतर रिश्ते चाहे नहीं। एक सेकंड कनाडा में सबूत हो गया। इरशाद जी अश्विनी श्रीवास्तव को सुन लीजिए, एक सेकंड श्रीवास्तव को सुन लीजिए। कनाडा का वजीर आजम गवाह हो गया, कनाडा गवाह हो गया कि आप दहशतगर्द हैं, आप लोगों को मरवाते हैं, आपकी एजेंसियां लोगों को नाहक मारती हैं। अब तो प्रूफ हो गया, अब तो आप माशाल्लाह इरशाद साहब बोल रहे थे हो गए हैं। जी बिल्कुल बोलिए, लेकिन आप एक्सपोज हो चुके या प्रत्युष गर्दी और जी बोलिए। अच्छा, जोक ऑफ द डे, ओके, जोक ऑफ द डे। देखो सच्चाई ये है कि मुझे समझ देना कि आज भी 10,000 के करीब लश्कर तोबा और जैसे मोहम्मद के आतंकवादी POJ में बैठे हुए हैं और वो लैस हैं उन हथियारों से जो अमेरिकन अफगानिस्तान में छोड़ गए थे। और जब अब बात कर रहे थे अहमद साहब कि भाई जो
अफगानिस्तान के अंदर देखो, इन्होंने दिए जलाए थे जब अफगानिस्तान में तालिबान आए थे। आज इनके रिलेशन देखो तालिबान के और पाकिस्तान के, बिल्कुल जो बेहतरीन है। के अंदर 5 से 6 आपके पुलिस स्टेशन हैं, उसके अंदर तालिबान ने कब्जा कर रखा है। जो पश्तून है वो डूरन लाइन को नहीं मानते। आपस के रिलेशन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बहुत खराब है और वहां पर माहौल लड़ाई का है। आप बलूचिस्तान में सवाल किया जनरल साहब, अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट किस लिए की थी आपने? आपका सिंध में क्या हालात है, और अभी आप खैबर पख्तूनख्वा तो छोड़ ही दो, उसके बाद पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में पीओजे के अंदर लोग अभी कह रहे हैं कि जो आटा दाल चीनी के दाम इतने बढ़ गए हैं, लोगों को पैसे नहीं है, 24 घंटे में से 20 घंटे बिजली नहीं आती है। पानी का मुंह मोड़ के अपने पंजाब की तरफ खुशहाल है पाकिस्तान, कितने खुशहाल है पाकिस्तान के लोग। पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, उसके अंदर क्या हुआ है कि अब वो चीनी भी एक्सप्लॉइट कर गए, वो वहां से अपने ही टेक्नीशियन लाते हैं, इंजीनियर लाते हैं। छोड़िए, सच्चाई है बात यह है आज आपकी आवाज आ रही है, आप अपने हिंदुस्तान का ख्याल कीजिए, आप अपने हिंदुस्तान का ख्याल कीजिए, पाकिस्तान का ख्याल हमें मालूम है कि पाकिस्तान को कैसे चलाना है, पाकिस्तान को ताकतवर कैसे बनाना है। मैम ने टीपी त्यागी सर, अभी एक तो सबसे पहले टेररिज्म को बंद करें, क्रॉस बॉर्डर टीपी त्यागी सर, टीपी त्यागी सर, मतलब इनको खुद वहां की आवाज, इनको खुद वहां की आवाज आईना दिखा रही है कि साहब कब तक आप आतंक परोसते रहोगे, कब तक आप हमारे बच्चों को आतंक की फैक्ट्री में झोंकते रहोगे। कुछ तो बढ़िया काम कर लो, कुछ तो तरक्की के रास्ते पे बढ़ लो, ये हमें ज्ञान दे रहे हैं टीपी त्यागी सर। सर मैं 2-3 प्रश्न पूछता हूँ। पहला तो ये कि पीओके के अंदर करीब 40,000 एकड़ में नीलम और झेलम में बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में आपको अपना आईना देखिए, हमें चुप कराते खुद बुलाते रहते हैं। हुसैन साहबो, हुसैन साहबो, हुसैन साहबो, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, कर्नल टीपी त्यागी को सुन लीजिए एक बार, फिर मैं आपको मौका दूंगा, फिर बोलिएगा। बड़े ही बेहया हो भैया आप लोग, तो बड़े ही बेहया हो। हम अगर एक शब्द बोल दें तो चीखना चिल्लाना शुरू कर दें, और हमारे देश के मेजर जनरल और कर्नल बोल रहे हैं तो आपका और इरशाद का भोंपू लगातार चले जा रहा है। अब आप मतलब आप सिखाओगे हमें तमीज, ये हालत हो गई है। बोलने दीजिए कर्नल साहब को बोलने दीजिए, चुप हो जाइए। हुसैन साहब, आपको भी मौका मिलेगा, टीपी त्यागी सर को बात कंप्लीट करने दीजिए, पूरा मौका मिलेगा। मुझे शर्मिंदगी हो रही है बहुत सारी चीजों पे। अरे मैडम सुनिए, आप G20 में मैं टेक्निकल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। G20 में जो इंटरनेशनल मैप जारी हुआ उसमें अक्साई और पीओके को हिंदुस्तान का हिस्सा दिखाया गया। अरे सुनिए सर, फिर आप भी तो एक अरब लोगों को भूखा मार बड़ी बड़ी बातें तकलीफ इसलिए होती है। एक अरब लोग आपके भूखे मर गए अंदर, G20 कर रहे हैं, पहले उनको क्या बात कर रहे हैं आप एक वीर चक्र प्राप्त ऑफिसर के कोई बात करते हैं, आपको मालूम है? को मार के गरीबों को मार के, गरीबों को तो आप मार रहे हैं, गरीबों को तो आप मार रहे हैं। G20 कर लड़ाई झगड़ा करने आए हो या बात सुनने आए हो? नो, दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, नॉट एक्सेप्टेबल। हमने आपको 1971 में बता चकाया, 65 में चकाया, कारगिल में चकाया और अब पीओके में चकाएंगे। आपकी आवाम तो करी रही है, आपकी आवाम तो हिंदुस्तान में आने के लिए कह रही है, हम भी करेंगे। अब आप अगर ऐसे एब्सोल्युटली रॉन्ग। नो, मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा था वो बात मैं सुनाना चाह रहा हूँ सबको कि इंटरनेशनल मैप के अंदर पीओके और अक्साई चीन को हिंदुस्तान का दिखाया गया। दूसरी बात, जो इंटरनेशनल मैप होते हैं उसमें जो डिस्प्यूटेड एरिया, देखो फिर पीछे बोलने लगे, जो इंटरनेशनल मैप होते हैं उसमें डिस्प्यूटेड एरिया बात नहीं हुई भाई, उसको बोले दिखाया जाता। उस्मा, अभी आपने कहा कि कश्मीर पर हिंदुस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, वो तो हमारे नक्शे में है, बड़ी बात, जबकि G20 के नक्शे में पीओके, अक्साई चीन, ये सब कुछ हिंदुस्तान का हिस्सा दिखाया गया, जो है भी। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आपने एक जगह पर कब्जा कर लिया, आपने जन्म संग्रह की मांग उठाई जिसे आपने कभी नहीं मानी, उस हिस्से को अपने चीनी भाई को भी दे दिया, उसके टुकड़े कर दिए,
कि भैया तुम भी मौज करो, उसके बदले कुछ पैसे वैसे देते रहो। बड़ा तो तकलीफ किस है, मुंह से आप जनमत संग्रह की बात करते हैं? आपको तो डर इस बात का था कि अगर उस वक्त जनमत संग्रह हो जाता, रेफरेंडम हो जाता, तो आपको मुंह की खानी पड़ती, जो आज आपको आवाम बता रही है। जी बताइए। अब मैं आप लोग अगर बात करने दें तो हम बात करें। आप लोग एक तो बात नहीं करने देते, ठीक है, और आप या तो सुनने की आदत नहीं है आपको, सिर्फ बोलने के लिए होते हैं आप। तो फिर जब इंसान हम सुन रहे हैं, बोलिए। जब बोलने वाला हो ना तो सुनने वाला भी हो, सुनने वाला हो तो बोलने वाला भी हो। हुसैन थैबो को भी बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात, हुसैन थैबो ने देखिए हमेशा बेहतरीन और बहुत आला बात की है। मैं उनके एक एक अल्फाज के साथ हूँ और मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। वो हमारी मीडिया की शान है। मैं आप शट अप, आप You shut up. बहुत बदतमीज You shut up. आपसे मैं बात नहीं You करना shut चाहती। up. पहले अपनी You एंकर को shut तमीज your सिखाएं, mouth. फिर मैं आपसे बात You करूंगी। shut your mouth. You shut your mouth, lady. Just shut up. How dare you say this to me? Just shut up. You Paki, just shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. कामरान और ममता कालिया, प्लीज। उस्मा जी किसी को आप चुप, एक सेकंड, उस्मा जी किसी को आप चुप रहने के लिए नहीं कह सकते। मैं सभी मेहमानों से कह रहा हूं, उस्मा कामरान। Disgraceful lady, just shut up. पहले इनसे बोले, सुने, Shut फिर up. बोलना शुरू करें। Shut up. अरे shut up You की स्पेलिंग shut up. बोलो। Shut up की स्पेलिंग बोलो। You shut up. Shut up की स्पेलिंग बोल। You shut up की स्पेलिंग बोल। You shut up की स्पेलिंग बोल। You shut up की स्पेलिंग बोल। Shut up की स्पेलिंग बोल। पाकिस्तान की स्पेलिंग बोल। Shut up की स्पेलिंग बोल। You disgraceful lady. You mannerless lady. You shameless creature. You shameless उस्मा कामरान, उस्मा कामरान, उस्मा कामरान, उस्मा कामरान, You just shut बताइए, your mouth. पॉइंट बताइए, एक पॉइंट अंग्रेजी बताइए। का शब्द सीख के आ गई, shut up. तो यहाँ पे shut up बोलोगी मुझे? Keep quiet, shut your mouth. Spell shut up. Spell shut up. Shut up की स्पेलिंग बोलो, you unpad. You illiterate. Shut up की स्पेलिंग बोलो. Shut up की स्पेलिंग बोलो. Shut up की स्पेलिंग बोलो. अश्विनी श्रीवास्तव, अश्विनी श्रीवास्तव, अश्विनी श्रीवास्तव, अश्विनी श्रीवास्तव को रखिएगा मेरे साथ, स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज। अश्विनी श्रीवास्तव, बात करूंगी और मैं आपकी क्योंकि बात का अब जितनी भी बहस होती है कश्मीर के मसले पर, खास तौर पर यूएनजीए पे, जब कश्मीर राज पाकिस्तान अलापता है, हमने अपना स्टैंड अप एक लेवल आगे कर दिया है कि फौरन पीओके खाली करो। तो क्या अखंड भारत का सपना जल्द साकार होने वाला है अश्विनी सर? हाँ बिल्कुल, ये लगता ऐसे है क्योंकि ये इसकी वजह ये नहीं है कि भारत कह रहा है, अब आवाज वहीं से आ रही है। जो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में लोग परेशान हैं और आज वो उन्होंने विद्रोह कर दिया, आज वो सड़कों पे आ गए हैं। वो चाहते हैं कि वो भारत में मिले, भारत का हिस्सा है। देखो भारत की तरफ जो जम्मू और कश्मीर है वो अमन शांति की तरफ जा रहा है। वहां पर आपका सड़कों का जाल बिछ गया। IIM, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म, और वहां पर जो है अभी बहुत हालात खराब हैं। वो चाहते हैं कि लोग मतलब हम भी मिले भारत के और हम भी इंप्रूव करें। यानी जो बात केंद्रीय मंत्री और जनरल वीके सिंह ने कही कि पीओके खुद ब खुद हमारा हो जाएगा, तो उसी दिशा में ये सारी चीजें चलती हुई नजर आ रही। देखिए मुस्कुरा रहे हैं हुसैन थैबो साहब, जब पीओके में हमारा तिरंगा लहराएगा तब भी यही मुस्कुराहट बरकरार रखिएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उस्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ यहां पर रुक रहे हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे देखिए संपूर्ण राष्ट्र।